हेलो गाइस, लर्निफाई आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 8 शुरू किया था जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो चलिए उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कैसी है ना। तो इंडिया जो है हमारा वो वर्ल्ड में जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है। तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें एक्स्ट्रॉर्डनरी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज़। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी तो रिच है ही, साथ साथ एंडेमिक स्पीसीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। एंडेमिज्म का कॉन्सेप्ट हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि एंडेमिक स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है ना। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई स्पीसीज़ इंडिया के लिए एंडेमिक है, तो इंडिया के अलावा वो स्पीसीज़ और कहीं नहीं पाई जाएगी, चाहे प्लांट के केस में हो चाहे एनिमल्स के केस में हो। तो देख सकते हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के बारे में जो फैक्ट है कि 10% एरिया लगभग अर्थ सरफेस का ये लोग ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन जितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है हमारी टेरेस्ट्रियल वाली, उसका 70% हिस्सा इन्हीं 10% एरिया में है। तो कितनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी इनकी होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। सिमिलरली और कौन कौन सी मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं? तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील है, चाइना है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, यूएस है, फिलीपींस है, इंडिया है, इंडोनेशिया, मडगास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, फिर कॉन्गो है, डीआरसी, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर वेनेजुएला है। तो ये 17 हमारी कौन कौन सी हैं मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ है। इसको आइडेंटिफाई किसने किया है? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने, जो कि किसका पार्ट है? यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। तो ये लोग ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन निकालते रहते हैं स्टडी करके कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कौन से में कंट्रीज़ में लॉस हो रहा है। तो अलग अलग इस तरीके की लिस्ट आती रहती हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप, ये 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ का मैप है। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये फैली हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यूरोप में नहीं है कोई एक एक भी, है ना। मोस्टली ये कहाँ लाई कर रही हैं? इक्वेटर हमारा कुछ यहाँ से गया है ना। तो ये जो हमारा रीजन है ट्रॉपिकल, मेजॉरिटी कंट्रीज़ इसी में आती हैं। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ जैसे यूएस हो गया, मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन के बियॉन्ड है। अब इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें एंडेमिज्म कितना है? तो उसमें है, जैसे बर्ड्स हैं हमारे यहाँ जितनी, उसमें 4.5% ऐसी बर्ड है जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स के केस में 45.8% ऐसे रेप्टाइल की स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं जो कि सिर्फ इंडिया के अलावा और कहीं नहीं मिलती। प्लांट ऐसे 33% है जो एंडेमिक है इंडिया में। एम्फीबियन 55.8% है। मैमल्स जो है हमारे 12% एंडेमिक हैं, मतलब ऐसे 12% मैमल्स हैं जो सिर्फ इंडिया के अलावा और कहीं नहीं मिलते। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज़। टोटल कितनी है? 17, है ना। तो हमारे इंडिया में टोटल कितना एरिया फॉरेस्ट कवर में आता है, ये भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो कितना है? 24.62%। 24.62%। तो ऑलमोस्ट ये 25 पहुंचने वाला है अगर इंक्रीज़ होगा तो, है ना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1/4 है हमारा टोटल एरिया किसमें? अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। या तो फॉरेस्ट होगा वहाँ पे या तो ट्री कवर होगा। हमारे इंडिया का कितना लैंड एरिया है वर्ल्ड के कंपैरिजन में? 2.4%, है ना। लेकिन जो हमारे इंडिया में स्पीसीज पाई जाती हैं वो वर्ल्ड का कितना पोर्शन फॉर्म करती हैं? वो 7 to 8%। और पॉपुलेशन कितनी सपोर्ट करती है? 18% के अराउंड। तो आप देख सकते हैं कि लैंड तो हमारा छोटा है लेकिन जो स्पीसीज़ है, नंबर ऑफ स्पीसीज़ वो भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो। इंडिया में 2 रेल्म्स हैं, 5 बायोम हैं, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। तो इस तरीके से आपको इनका ऑर्डर याद रखना है कि रेल्म्स हैं, रेल्म्स, फिर इसके बाद होगा बायोम्स, साइज़ का साइज़ है मतलब ये ऑर्डर है। फिर उससे छोटे होंगे बायो जियोग्राफिक जोन्स, और फिर इसके बाद बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस, है ना। तो साइज़ वाइज देख सकते हैं आप कि सबसे बड़े रेल्म्स होते हैं, फिर उसके बाद बायोम्स होते हैं, फिर बायो जियोग्राफिक जोन्स होते हैं, फिर उसके बाद बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस। तो सबसे छोटे इनमें से बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। सो अब हम देख रहे हैं रेल्म्स। तो रेल्म्स बेसिकली क्या होते हैं? इसमें ए साइलेंट होता है, तो आप ये बात याद रखना कि इसको रियाल्म्स नहीं पढ़ते, रेल्म्स पढ़ते हैं।
और स्पेलिंग भी जब आप कभी लिखें तो ए मिस ना करें उसमें। तो अब देख लेते हैं ये होते क्या हैं। तो बेसिकली जो हमारी अर्थ है ना, जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है अर्थ का, वो बहुत बड़े एरियाज़ में डिवाइडेड है। तो ये ऐसे कॉन्टिन्यूस रीजन्स होते हैं जहाँ पे कोई जियोग्राफिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जियोग्राफिकल ऑब्स्ट्रक्शन से मेरा क्या मतलब है, अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा उसको मैं। लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे एरिया है, कोई एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है ये, उससे भी बहुत बड़ा होता है इसका साइज़। और ये वहाँ वहाँ तक फैले होते हैं जहाँ जहाँ तक कोई अर्थ अर्थ का ही कोई फिजिकल फीचर उसको डिवाइड ना कर दे, है ना। जैसे इंडिया के केस में आप जानते हैं कि ऊपर हमारा हिमालय है ना। ये जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हिमालय है हमारा। तो आपको पता है कि ये एक फिजिकल डिवीजन है ना, मतलब अर्थ में ये नेचुरली है यहाँ पे। तो यहाँ का क्लाइमेट इसीलिए अलग होता है इसके नीचे का, और जो इसके ऊपर का क्लाइमेट है वो अलग है। तो ये एक मेजर डिवीजन है। इस तरह के डिवीजन है तो ठीक है। अदरवाइज जो अर्थ का कॉन्टिन्यूस एरिया है, यहाँ पूरा पाकिस्तान भी आ जाएगा, इधर पूरा म्यांमार और ये सब नीचे वाला एरिया, तो ये पूरा एक कॉन्टिन्यूस रेल्म का पार्ट बनेगा। तो टोटल वर्ल्ड में अभी कितने हैं, 8 रेल्म्स पाए जाते हैं। इंडिया में कितने हैं, 2 हैं। तो कौन कौन से हैं उनका नाम देख लेते हैं। एक जो है हमारा हिमालयन रीजन में जो पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैली आर्टिक रेल्म्स, और दूसरा हमारा जो है जिसको हम बोलते हैं मलायन रेल्म। तो इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि 8 रेल्म्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से डिवीजन है। यहाँ पे ये पूरा एरिया किससे कवर्ड है, हिमालय से। तो ये देखिए इसके ऊपर का एरिया क्या अलग रेल्म का पार्ट बन गया। इसके नीचे का क्या है, ये पूरा जो हमारा एरिया है ये एक रेल्म का पार्ट बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है। तो मोर और लेस यहाँ पे जो एनिमल और प्लांट की स्पीसीज पाई जाती है उनका इवोल्यूशन जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से होता है ना। जो ऊपर पाई जाएंगी प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज, उनका इवोल्यूशन डिफरेंट वे में हुआ होगा। जो यहाँ होंगी उनका डिफरेंट वे में हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहारा डेजर्ट है, तो इसलिए कि यहाँ पे बड़ा फिजिकल बैरियर हो जाता है ना। इसी तरीके से हर जगह पे ये केस एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली एक रियल में जितनी भी एनिमल और प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं वो उनकी सिमिलर इवोल्यूशन की हिस्ट्री होती है, इवोल्यूशन का टाइप होता है। सो दीज आर बेसिकली लार्ज अनइंटरप्टेड रीजन्स बेसिकली। फिर इसके बाद जो इससे नेक्स्ट नंबर पे साइज में आते हैं उसे हम बोलते हैं बायोम्स, है ना। तो बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स बेसिकली अगर किसी भी एरिया का क्लाइमेट वेदर अगर एक है ना तो वो एक बायोम का पार्ट बन जाएगा। तो सिंपली बायोम means the main group of plant and animals living in areas of specific climate pattern। तो मतलब इनमें क्लाइमेट जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, है ना। मतलब एक क्लाइमेट का एक बायोम बनता है, एक क्लाइमेटिक कंडीशन का, इतना छोटा नहीं होता। मतलब जैसे आप रेगिस्तान का देख लें, थार जो है हमारा, तो वहाँ पे एक तरीके की क्लाइमेट कंडीशन पाई जाएगी पूरे पूरे रेगिस्तान वाले एरिया में। तो वो पूरा एक बायोम का पार्ट कर लेगा, है ना। तो वो फैला तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट मोर और लेस सेम पाया जाता है उस पूरे एरिया में, इसीलिए उसका एक पर्टिकुलर अपना बायोम बन जाता है। तो इंडिया में कौन कौन से 5 बायोम है वो देख लेते हैं। पहला है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, कोनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट और अल्पाइन मीडोज। तो देखिए ये सारी अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण अलग अलग ये बने हैं। अल्पाइन मीडो हाइट के कारण बनता है, ये पहाड़ों में ऊंची जगह पाया जाता है ना। ये कोनीफेरस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं आपको, ठंडे एरिया में। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ठंडे एरियाज़ में कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं। डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया का भी सिमिलरली केस है। फिर मानसून फॉरेस्ट और ह्यूमिड फॉरेस्ट, तो आप देख सकते हैं सबकी क्लाइमेटिक कंडीशंस इज़ डिफरेंट। यहाँ पे वेजिटेशन डिफरेंट होती है, इसीलिए वहाँ वहाँ की सॉइल भी डिफरेंट हो जाती है। तो ये सारे एक अलग अलग पैरामीटर बन जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बायोजियोग्राफिक जोन का। तो बायोजियोग्राफी क्या होता है, ये टर्म का मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कौन कौन से प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना उसको हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी, है ना। तो इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, वो हैं 10। तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होती है या फिर प्लानिंग होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, वो इन्हीं 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स के आधार पर होती है। फिर उससे भी छोटा एक टर्म है बायोजियोग्राफिक प्रोविंस। तो इसको आप एक इकोसिस्टम की तरफ मान सकते हैं कि उस छोटे एरिया में भी एक छोटा इकोसिस्टम हो गया, है ना। इंडिया में कितने हैं, 25 टोटल। तो यहाँ पे आप जोन्स को देख सकते हैं, बायोजियोग्राफिक जोन्स को। ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर ये हिमालय का हो गया, ये सेमी एरिड का रीजन हो गया, ये गंगेटिक प्लेन्स का हो गया, फिर ये डेजर्ट वाला एरिया है हमारा, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया।
फिर ये डेक्कन पेनिनसुलर हो गया, ये कोस्टल रीजन का हो गया, है ना, ये वेस्टर्न घाट है हमारे। फिर आइलैंड वाला भी इधर है आपको मिलेगा। तो ये अलग अलग बायोजियोग्राफिक जोन है, इनमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगा कि हो सकता है प्रोविंस इसके छोटे छोटे यहाँ कई बनते हों अलग अलग, है ना। तो ये बड़ा है, उससे छोटा क्लासिफिकेशन बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं जो किसी किसी इसमें भी कई कई डिवाइडेड होंगे। तो जैसे यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि 10 जो जोन्स हैं हमारे, जैसे ट्रांस हिमालय था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला एरिया, है ना, सिक्किम में भी थोड़ी सी है। इसमें कितने हैं, 3 हैं हमारे प्रोविंस, लद्दाख माउंटेन, तिबेतियन प्लेटू और हिमालयन सिक्किम। सिमिलरली हिमालय का जो रीजन है उसमें 4 हैं। डेजर्ट में कौन कौन से हैं, थार और कच्छ। फिर सेमी एरिड रीजन में कौन कौन से हैं, गुजरात, राजपूताना और पंजाब प्लेन्स। फिर वेस्टर्न घाट हो गया। ऐसी अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है। इसमें मेजर बात याद रखने वाली ये है कि इनका साइज़ का ऑर्डर क्या है। पहले रेल्म्स हैं, फिर बायोम्स हैं, फिर बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, फिर बायोजियोग्राफिक प्रोविंस। इसको आपको याद रखना है। इसको आप इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, या इन दोनों में भी आ गया तो इकोसिस्टम, और नीचे आप इसको लगा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा टर्म है वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे नॉर्मन मायर्स, तो इन्होंने पहली डेफिनेशन दी थी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। तो इन्होंने बताया था कि ऐसे सारे एरिया जहाँ पे हाई स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, और जहाँ पे कहीं कहीं पे जहाँ पे सिवियर हैबिटेट लॉस भी देखने को मिल रहा है, वो ऐसे एरिया कहलाएंगे जो बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं, है ना। तो फिर जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, उन्होंने ये जो इनकी डेफिनेशन थी उसको अडॉप्ट किया। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या है, एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल की, है ना, जो इन्वायरमेंटल फील्ड में काम कर रही है। तो इन्होंने फिर जब अडॉप्ट किया था इस डेफिनेशन को, तो इन्होंने भी एक ऑफिशियल क्राइटेरिया बना दिया कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को। तो इन्होंने, इनका 2 क्राइटेरिया क्या था कि इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज एंडेमिक, है ना। तो इनके हिसाब से पहली कंडीशन तो यही हुई कि जो 1500 एटलीस्ट स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो कि और कहीं ना मिलती हो। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी इसके बाद, इट मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। तो मतलब एटलीस्ट अब उसका जो ओरिजिनल नेचर था उससे अब सिर्फ 30% ही हिस्सा बचा हुआ है ना। तो ये थ्रेटेंड एक तरीके से कहलाएगा। तो इसीलिए ये दोनों कंडीशन अगर कोई भी एरिया सेटिस्फाई करता था तो उसको ये लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लासीफाई करते हैं। 1999 में इसी एनजीओ ने 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए थे। अभी अभी कितने हैं करंट नंबर में, 36। इन 36 हॉटस्पॉट में मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट स्पीसीज रहती है जो एंडेमिक है, मतलब इन एरियाज़ के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। जो हमारे 2 लास्ट रीजन जो ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, एक है फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जो 35वां था हमारा, और फिर नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन, ये 36वां बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था, 2016 में लास्ट वाला ऐड हुआ है। इसके बाद जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है होप स्पॉट का। तो होप स्पॉट बेसिकली है क्या, होप स्पॉट ऐसे एरिया को बोलते हैं, ऐसे मरीन एरिया को बोलते हैं जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ या अंडर वाटर हैबिटेट पाई जाती हैं, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी साइट है इंडिया में, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पे कई कई जगह पे ऐसी इम्पॉर्टेंट हैबिटेट पाई जाती हैं, मरीन हैबिटेट पाई जाती हैं, राइट। तो आपको बस याद रखना है कि होप स्पॉट रिलेटेड किससे है, वाटर की, वाटर के अंदर जो हमारी मरीन हैबिटेट्स हैं। और ये किसकी इनिशिएटिव है, बेसिकली होप स्पॉट नेटवर्क इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिशन ब्लू एंड IUCN। तो कई कई बार ये भी आ जाता है, मिशन ब्लू प्लस IUCN। तो ये 2-3 फैक्ट बस इसके रिगार्डिंग याद रख लेंगे तो बहुत है अपने आप में। अब हम आगे चलते हैं। अब इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को देख लेते हैं। तो इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, 4। उन चारों के नाम देख लीजिए। पहला है हिमालय, है ना। तो इसमें पूरा हिमालय आ जाता है, एंटायर, जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार में भी फैला है। तो यहाँ मैप में देख सकते हैं आप, इधर पाकिस्तान है इसके साइड में, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ऊपर यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे म्यांमार है। तो ये पूरा हिमालय का रीजन है ना। तो ये एक पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फिर दूसरा है इंडो बर्मा। तो इंडो बर्मा ये वाला रीजन होगा, ये अंडमान आइलैंड तक ऐसा फैला हुआ है। तो ये दूसरा है हमारा
इसमें और कई कंट्रीज़ हैं, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और सदर्न चाइना भी आता है ना? फिर संडालैंड है, ये तीसरा है। संडालैंड में बेसिकली जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, उसका नीचे वाला पार्ट जो निकोबार आइलैंड है वो आता है सिर्फ। और ये फिर नीचे ऐसे नीचे जो कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद जो चौथा है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, तो ये हमारा चौथा हॉट स्पॉट है। अब ये 2010 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बायो इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर आपको सपोज करिए कि इन दोनों में से नहीं पता है कोई भी स्टेटमेंट, तो इसमें से देख सकते हैं जो पहली स्टेटमेंट है उसको आप फिर भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स होती थी कि ओनली लगा के आ रहा है। तो अगर इसको हम वन को एलिमिनेट करते तो उस केस में हम 50-50 तक तो पहुंच ही जाते, है ना? लेकिन अगर आपको पता है तो फिर आपको पता होगा कि ये हमारे चार नाम नहीं हैं। चार नाम कौन कौन से हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, संडालैंड और वेस्टर्न घाट्स, है ना? तो ये हमारे चार नाम हैं, ये नहीं है। तो यहाँ पे नीदर होगा, नीदर वन नीदर नॉर टू। अब हम आगे चलते हैं। अब ये सारे जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के जो न्यूज़ में रहते हैं अपने स्पीसीज और प्लांट के कारण, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं रोक के कि कौन कौन सा रीजन कहाँ पे है। मेडिटेरेनियन बेसिन यहाँ पे है ना? वेस्टर्न घाट श्रीलंका यहाँ है, हिमालय यहाँ पे है, इंडो बर्मा, संडालैंड, ये देखिए यहाँ पे क्लियर क्लासिफिकेशन भी दिख रहा है आपको, ये देखिए। ये निकोबार आइलैंड नीचे से संडालैंड में कवर्ड है। सिमिलरली जो इंडो बर्मा वाला है ये ऐसे है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस को नापने के कई तरीके हैं या समझने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो होगा कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ है उसमें कमी आ जाए। उसके बाद हो सकता है कि किसी स्पीसीज़ की जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी थी उसमें कमी आ जाए। सिमिलरली जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ है उसमें कमी आ जाए। तो अगर किसी एरिया में ऐसी कमी आ रही है किसी भी टाइप की, चाहे जेनेटिक हो, चाहे नंबर्स के मामले में हो, चाहे कितनी टाइप की हैं स्पीसीज़ उसके उसके मामले में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस बोलते हैं, है ना? तो जो हमारी IUCN की रेड लिस्ट है उसमें पिछले 500 सालों में जो 784 स्पीसीज़ ख़त्म हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उनका रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ नाम कौन कौन से हैं, जैसे पैसेंजर पीजन हो गया, स्टिलर सी काऊ हो गया। जो 3 सब स्पीसीज़ थी टाइगर की वो भी ख़त्म हो गई हैं, जैसे जैसे बाली टाइगर ख़त्म हो गए हैं, जावन टाइगर ख़त्म हो गए हैं और कैस्पियन टाइगर भी ख़त्म हो गए हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हैं कि इनका नाम डाल के गूगल में फ़ोटो इनकी देख लो एक बार, अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सारी स्पीसीज़ अब वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। पिछले 500 सालों में हमने 784 स्पीसीज़ खो दी है और ये एक्सटिंक्शन अभी भी चालू है। तो जब से लाइफ फॉर्म आई है अर्थ में, तो उसके बाद तब से लेके आज तक 5 बड़े बड़े मास एक्सटिंक्शन के एपिसोड हो गए हैं। और जो अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। सिक्स्थ एक्सटिंक्शन का रीज़न क्या है, एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है इसका। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस के द्वारा इंड्यूस किया गया एक्सटिंक्शन, मतलब हम हमारे कुकर्मों के कारण जो एक्सटिंक्शन अब हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। तो इसके बारे में ख़ास बात क्या है कि पहले के मुकाबले कई फास्टर रेट में हो रहा है, क्योंकि ह्यूमंस जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, उसको हील करने में टाइम नहीं मिल रहा है। और जो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ रही हैं वो इतनी जल्दी अडाप्ट भी नहीं कर पा रही हैं टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं वो वार्म भी करते हैं कि अगर इसी तरीके से हम चलते रहे ह्यूमंस, तो नियरली हाफ ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो मतलब अगले 100 सालों में ही ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ स्पीसीज़ है जो हमारे अर्थ में अभी पाई जाती है वो शायद ख़त्म हो जाए। ये शायद वाली बात क्यों है, क्योंकि नो वन नोज़ द फ्यूचर, और हो सकता है ट्रेंड भी घट घट जाए इस तरीके के ह्यूमंस के। बट अभी के जो प्रेजेंट टर्म है उसमें ऐसी ही बात कही जा सकती है। इसके बाद एक हमारी रिपोर्ट है जिससे हमें एक्सटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस समझने पे हेल्प मिलती है। ये रिपोर्ट रिलीज़ किसने करी है, IPBES ने। 2019 की रिपोर्ट है, इसका नाम क्या था, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो 2019 की रिपोर्ट है, इसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ इज़ 8 मिलियन, जिसमें से 5.5 मिलियन किसकी है, इंसेक्ट की स्पीसीज़ है। हमने अपने लास्ट के लेक्चर्स में ये सब कवर किया था कि मेजॉरिटी जो है स्पीसीज़ है हमारे अर्थ में वो इंसेक्ट्स की पाई जाती है। इसमें से लगभग 1 मिलियन
आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, मतलब ये खतरा है कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्पीसीज जो है इनमें से, और उनमें से भी कोई इतने एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि जो विद इन अ डिकेड ही ख़त्म हो जाए, है ना। इस 1 मिलियन में से 40% एम्फीबियन स्पीसीज है, 33% रीफ फॉर्मिंग कोरल्स हैं, और मोर देन थर्ड ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स हैं, मरीन मैमल्स हैं, सॉरी। तो आप देख सकते हैं बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर आपको एक्सटेंट समझना हो तो इन फैक्ट्स से आप समझ सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंट समझाना हो मेंस के किसी आंसर में, तो यही फैक्ट्स आप कोट कर सकते हैं कि इस तरीके से इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतना एक्सटेंट ख़राब हो चुका है। सो IPBES है क्या बेसिकली? इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसमें 130 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी एक पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में, है ना। ये क्या एग्जामिन करता है? साइंटिफिक लिटरेचर ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसको कई बार क्या लिख देते हैं अपन? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर बायोडाइवर्सिटी। फिर इसी रिपोर्ट से कई और जो हमारे फैक्ट हैं वो भी देख सकते हैं आप। नियरली हाफ ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम हैव वैनिस्ड ड्यू टू एनिमल एक्टिविटीज़। Humans have severely altered 75% of land, 40% of marine environment, 50% of inland waterways. There is 300% increase in food crop production since 1970. More than 100% growth in urban areas since 1990. 23% of land areas have decreased productivity due to land degradation. 50% of agricultural expansion at the expense of forest. 16 to 21 centimeter rise in global average sea level since 1900. 100% increase in GHG emission since 1980, जिससे जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कितना राइज हुआ है? 0.7 डिग्री। तो ये सारे फैक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, है ना। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक हमारी रिपोर्ट है लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2022 में आई थी, जो ये किसने रिलीज़ की है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। तो ये कब से रिलीज़ हो रही है? 1998 से। हर 2 साल में होती है, बाई एनुअल रिपोर्ट है जैसे लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू 2022 रिपोर्ट, देयर हैज़ बीन 69% डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियन, reptiles and fish across the globe in last 50 years. The highest decline in wildlife population, 94%, was in Latin America and the Caribbean. Africa recorded 66% fall, where Asia Pacific recorded a decline of 55%. फ्रेश वाटर स्पीसीज की पॉपुलेशन कितनी रिड्यूस हुई है? 83%. मैंग्रोव्स कंटिन्यू टू बी लॉस्ट टू एक्वा कल्चर, एग्रीकल्चर, कोस्टल डेवलपमेंट एट द रेट ऑफ 0.13% पर ईयर। तो हर बार इतनी परसेंट से मैंग्रोव भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये सारी जो डाटा है इसको आप मेंस के पर्सपेक्टिव से याद रखें। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यही आता है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की, और ये बाई एनुअल है कि एनुअल रिपोर्ट है, लास्ट कब आई थी, है ना। मेजर मेजर यही पूछा जाता है प्रीलिम्स में। मेंस में इसके अंदर का डाटा इंपॉर्टेंट है। फिर जो एक रिपोर्ट है हमारी, वो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स। ये किसने रिलीज़ की है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ये एनुअली आती है, आप इसको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अराउंड 48% ऑफ बर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर सस्पेक्टेड टू बी अंडर गोइंग पॉपुलेशन डिक्लाइन, वेयर एज 39% शोर्स स्टेबल ट्रेंड, 6% शोर इंक्रीजिंग ट्रेंड और 7% अननोन ट्रेंड। ये ट्रेंड का मतलब क्या है कि स्टेबल ट्रेंड मतलब स्टेबल है पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज़ हो रही है, और 7% में उन लोग कोई रिलेशन नहीं बना पाए, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना। वाइल जो मेजॉरिटी है हमारी 48%, उनकी डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन। 1 in 8 बर्ड स्पीसीज इज़ थ्रेटन्ड विथ एक्सटिंक्शन। तो ये भी एक फैक्ट्स हैं। इसमें इंडियन बर्ड्स कितनी असेस हुई थी? 867 इंडियन बर्ड्स को असेस किया गया था, जिसमें से लगभग 80% जो है हमारी 80%, दे आर सस्पेक्टेड टू बी अंडर गोइंग पॉपुलेशन डिक्लाइन, जहाँ सिर्फ 6% का स्टेबल है और 14% की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा बन रहा है? ट्रॉपिक कास्केड इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े थे फूड चेन में, उसमें से अगर आप कोई एक लेवल हटा देंगे ना, मान लीजिए कोई बीच के जो प्रेडेटर्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, है ना, तो ये फूड चेन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है बर्ड के सर्वाइवल पे, वो यही है। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं और उनको ख़तरा किस चीज़ से है वो भी दिया हुआ है। जैसे इजिप्टियन वल्चर को खतरा किससे है? ह्यूमन डिस्टर्बेंस, अनग्यूलेटेड एंड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। यूटिलिटी सर्विस लाइन से खतरा है। पॉइजनिंग फ्रॉम लेज्ड कारकेसेस से। फिर डाइक्लोफिनाक पॉइजनिंग। तो डाइक्लोफिनाक एक एंटीबायोटिक देते थे पहले जानवर को खाने को, है ना। जैसे गाय बीमार है तो गाय को एंटीबायोटिक दे दी। तो होता क्या था, जब गाय की डेथ हो जाती थी तो उस गाय की बॉडी में ये डाइक्लोफिनाक पड़ी रहती थी। तो जब ये वल्चर आके इसको खाते थे, गिद्ध,
मरी हुई गाय को, तो इनका लिवर फेल हो जाता था डाइक्लोफेनाक से। तो इसी तरीके से आप सारे बर्ड्स का देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या खतरा है इनको। सिमिलरली यहाँ पे ट्रैफिक कास्केड को समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इट इज़ अ साइड इफेक्ट व्हेन ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम इज रिड्यूस्ड और रिमूव्ड, दिस ट्रिगर्स अ कास्केड दैट चेंजेस द बैलेंस ऑफ एंटायर इकोसिस्टम। तो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स, इट इज़ पब्लिश्ड बाई द IUCN एज पार्ट ऑफ इट्स रेड लिस्ट। तो अभी हमने देखा नहीं, ये बर्ड इंटरनेशनल इसको रिलीज़ करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। सेकंड है, इट फाउंड दैट हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग बर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर सस्पेक्टेड टू बी अंडरगोइंग डिक्लाइन। तो यस, हमने देखा था, ये करेक्ट है ऑलमोस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।